गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान पढ़ा रही हूँ और उसमें 5वां चैप्टर पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मैं पढ़ा रही हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारा जो पॉइंट्स हैं वो कवर हो चुके हैं और आज पाचन तंत्र की ये लास्ट लेक्चर है जिसमें आपको पाचन तंत्र के कार्य पढ़ाए जा रहे हैं। पाचन तंत्र के कई कार्य हैं। वैसे तो मैंने पिछली बार भी बताया था कि जो जो अंग पढ़े हमने, भले आमाशय या छोटी आंत या बड़ी आंत, तो वहाँ हमने उनके कार्य पढ़ लिए हैं, लेकिन हम एक इकट्ठे में भी कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, इसलिए पाचन तंत्र के कार्य, फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, आज हम पढ़ रहे हैं। पहला पाचन तंत्र का कार्य है भोजन को निगलने में मदद करता है। भोजन को निगलने में किस तरह से मदद करेगा कि जो दांत हैं वो तो भोजन को चबाते हैं, चबाने के बाद में वो ग्रसनी में यानी फेरिंक्स में डालेंगे और फेरिंक्स में पहले बताया है आपको कि 3 पार्ट्स होते हैं, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लैरिंजोफेरिंक्स। तो ओरोफेरिंक्स खुलता है और जो खाना है वो भोजन नली यानी ग्रास नली में आ जाता है। तो भोजन को निगलने का कार्य पाचन तंत्र का होता है। दूसरा कार्य है भोजन को पचाने में मदद करता है। भोजन को पचाने के लिए कई सारी प्रक्रियाएं हैं और एक पूरे लेक्चर में मैंने आपको बताया है डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़। और डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ जो है उसी में मैं ये बता रही हूँ कि पाचक रसों का निर्माण, मतलब पाचन तंत्र जो हैं वो पाचक रसों का निर्माण करते हैं और पाचक रस वहाँ बनने के बाद में जैसे जैसे फूड आता है, जैसे जैसे भोजन आता जाता है और उनके अकॉर्डिंग, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, चपाती खाई है तो उसमें स्टार्च है तो स्टार्च को अमाइलेज जो है वो उस पर एक्ट करेगा और उसके बाद में माल्टोज है तो माल्टेज एक्ट करेगा। दूध या अंडा कुछ खाया है तो प्रोटीन है तो पेप्सिन और कुछ दूसरी चीज़ें एक्ट करेगी। तेल घी खाया है, मक्खन खाया है तो लाइपेज एक्ट करता है। तो इस तरह से पाचक रसों का निर्माण पाचन तंत्र के द्वारा ही होता है और उन्हीं से ही पचाने में भी मदद मिलती है। और पचाना जो है वो मुंह से ही थोड़ा चालू हो जाता है। मुंह में टाइलिन एंजाइम है जो कि कुक्ड स्टार्च को डेक्स्ट्रिन माल्टोज में बदलता है। उसके बाद में ग्रसनी और ग्रासनली में कुछ नहीं होता। फिर अमाशय में जाने के बाद में वापस से पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो पाचक रस होते हैं, वो वहाँ पचाते हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद में वो अग्नाशय में जाता है। अग्नाशय में भी में जो है वो स्यूक्रेस, लैक्टेज और पेप्सिन वहाँ पाया जाता है और वो भी एक्ट करते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा पे और उसको छोटे छोटे कणों में परिवर्तित करते हैं। उसके बाद में बाइल जूसेस होते हैं, मतलब पित्त रस होता है यकृत में, वो वसा का पायसीकरण करते हैं। और सबसे आखिर में छोटी आंत में भोजन आता है, वहाँ सबसे ज़्यादा पाचन और सबसे अधिक अवशोषण होता है और वहाँ बहुत सारे पाचक रस होते हैं, स्यूक्रेस, लैक्टेज, माल्टेज, लाइपेज, पेप्टाइडेज। तो इस तरह से बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं, पाचक रस हैं, वो फूड को पचाने में, भोजन को पचाने में मदद करते हैं। उसके अलावा शरीर में जल का संतुलन बनाए रखता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र हमारे शरीर में रक्त की क्रियाओं पर भी नियंत्रण करता है। रक्त की जो भी क्रियाएं हैं, रक्त कौन सा वाले पौष्टिक तत्व को ले जा रहा है, ला रहा है, कौन से व्यर्थ पदार्थ को ले जा रहा है, इस तरह से रक्त की क्रियाओं पर भी ये नियंत्रण रखता है। रक्त में ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करता है। रक्त में जो ग्लूकोज लेवल है वो एक फिक्स है कि भाई 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर ब्लड ग्लूकोज लेवल होना चाहिए, लेकिन उससे कम है या ज़्यादा है तो वो सब जो है वो पाचन तंत्र के ऊपर ही नियंत्रित रहता है। एकदम कमजोरी आ गई तो कोई मीठी चीज़ खाते हैं, ग्लूकोज घोल के पीते हैं, या खाना खाते हैं तो अगर खाना खा रहे हैं तो स्टार्च जो है वो डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट हुआ, माल्टोज में कन्वर्ट हुआ, आखिर में तो ग्लूकोज ही मिलता है। तो ग्लूकोज लेवल जो है, और बाकी चीज़ें भी जो होती है, अगर हम प्रोटीन खाएंगे, वसा खाएंगे, तो भी आखिर में जो इकाई है भोजन
जिनकी वो है ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज ही रक्त के द्वारा एब्जॉर्ब अवशोषित किया जाता है, उसके बाद में वो सब जगह जाता है और ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण की क्रिया से वो ज्वलन मतलब जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा और जल बनाता है। तो ऊर्जा हमें काम करने की शक्ति देती है। तो वो पाचन तंत्र जो है वो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। उसके बाद में एक फंक्शन है पाचन तंत्र का कि हमारे शरीर में वो विटामिन B12 के अवशोषण में मदद करता है। विटामिन B12 तो हम भोजन के द्वारा लेंगे। जो भोजन से विटामिन B12 हमने लिया वो तभी अवशोषित होगा जबकि हमारे आमाशय के अंदर एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, वो वहाँ स्रावित होता हो। तो अगर इंट्रिंसिक फैक्टर आमाशय में स्रावित हुआ है तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 को बांध के और अवशोषित करवा देता है। B12 का नाम है एक्सट्रिंसिक फैक्टर और इंट्रिंसिक फैक्टर एक पदार्थ है जो कि आमाशय में स्रावित होता है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर अगर बनेगा आमाशय में तो वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर नामक विटामिन B12 को बांध के और अवशोषित कर देगा। यदि विटामिन B12 पूरा अवशोषित नहीं होता है तो एनीमिया यानी रक्त अल्पता रोग हो जाता है और उसे हम परनीशियस एनीमिया कहते हैं। उसके अलावा पाचन तंत्र में मूवमेंट्स बहुत होते हैं। मूवमेंट्स मतलब सिकुड़ना फैलना किसी भी चीज़ से, भले वो ग्रास नली है या आमाशय है या कुछ, तो फैलने सिकुड़ने से ही पूरा पाचन तंत्र का कार्य होता है। उसी को हम यहाँ मूवमेंट और गति कहते हैं। तो मूवमेंट से पाचन रस जो पाचन तंत्र में पाचक रस जो हैं जहाँ जहाँ भी होते हैं, आमाशय में, मुंह में, पैनक्रियाज में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये जो पाचक रस हैं ये भोजन के साथ मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने के बाद में पाचन भी होता है भोजन का अवशोषण भी होता है। जो छोटी आंत है उसमें अवशोषण भी होता है, आमाशय में भी होते हैं, लेकिन कोई थोड़ा सा ग्लूकोज और पानी और कोई दवाइयाँ वगैरह अवशोषित होती है, बाकी तो निकल जाते हैं वहाँ से। तो अवशोषण जो है वो छोटी आंत में, और उसके अलावा पाचन तंत्र उत्सर्जन का कार्य भी करता है। जो सब चीज़ पाचन हो गया, अवशोषण हो गया, फिर जो व्यर्थ पदार्थ बच गया उसका उत्सर्जन भी पाचन तंत्र का ही एक कार्य होता है। इस जगह ये पाचन तंत्र वाला चैप्टर समाप्त होता है और पहले का मैं थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूँगी कि पाचन तंत्र जो है वो जब हमने शुरू किया था, पाचन तंत्र का क्या कार्य है, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन, भोजन के बिना हम नहीं रह सकते, यहीं से ही शुरू किया था। तो जो पाचन तंत्र है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सहायक अंग और पाचन नली। तो जो सहायक अंग होते हैं वो 4 हैं, दांत, लार ग्रंथियाँ, यकृत और अग्नाशय। इनके बारे में हमने पढ़ लिया। ये सहायक अंग हैं पूरे पाचन तंत्र के, ये सहायता पहुंचाते हैं तो पूरे भोजन में पाचन आराम से होता रहता है। दांतों में कई तरह के दांत होते हैं, बच्चों में कितने होते हैं, लार ग्रंथियाँ कितनी होती है, यकृत क्या बनाता है, या अग्नाशय जो है कौन सा हार्मोन बनाता है, ये सब हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। उसके बाद में पाचन तंत्र का दूसरा पार्ट है पाचन नली। पाचन नली करीब 9 मीटर लंबी होती है। 9 मीटर लंबी में बड़े 6 पार्ट्स होते हैं। मुंह से चालू होके मुंह में, फिर ग्रसनी, फिर ग्रास नली जो है वो आहार नलिका या इसोफेगस भी कहते हैं इसको, भोजन नलिका भी कहते हैं। उसके बाद में जो मेन सबसे चौड़ा पार्ट आता है पाचन नली का वो है आमाशय, जो कि रिजर्वियर होता है हमारे भोजन का। जो हम खाना खाते हैं वो पेट में रहता है और पेट आमाशय को ही कहते हैं, स्टमक को। तो वहाँ 1.5 लीटर तक मतलब 1500 मिलीलीटर तक कोई भी भोजन वहाँ पड़ा रह सकता है। आमाशय के बाद में छोटी आंत में कई सारे पार्ट्स थे, ड्यूडेनम, जियोजेनम, इलियम, ये पूरा पढ़ा दिया। उसके बाद में इलियम के बाद में एनस तक बड़ी आंत फैली रहती है। छोटी आंत 6 मीटर लंबी होती है, बड़ी आंत 1.5 मीटर लंबी होती है, मतलब 7.5 मीटर ये हो गए, और बचा 1.5 मीटर। 9 मीटर लंबी ना पाचन नली, तो 1.5 के ये सब हो जाते हैं। तो इस तरह से ये 9 मीटर लंबी है। बड़ी आंत में भी 7 भाग होते हैं और वो भी हमने इसमें पूरे डिस्कस कर लिए। तो इस तरह से ये डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर जो है वो आज ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।